तो बेटा आज हमारा ज्योग्राफी सिक्स्थ का जो ज्योग्राफी का नाम है द अर्थ और हैबिटेट, इसका चैप्टर 5 है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, और इसमें मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ में हमने अर्थ के मुतालिक जो हमने पहले गुफ्तगू की है, इसमें हम एक अहम मोड़ पर पहुंचे हैं जहां से आगे चलकर हमें अर्थ के बारे में अब वो सारी चीज़ें उनके बारे में बात करनी है जिसकी वजह से अर्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है हमारे इस सोलर सिस्टम का। क्योंकि हमने सोलर सिस्टम के बारे में भी बात की, यूनिवर्स के बारे में भी काफ़ी बातें हमने की, तो इसमें वो कौन सी खासियत है जो बाकी प्लैनेट्स में नहीं है। तो उसमें जब हम देखते हैं तो ज्योग्राफिकली हम 2-4 चीज़ें ऐसे देखते हैं ज़मीन पर जो बाकी में इस तरह से नहीं है, जो बाकी प्लैनेट्स में, तो इसको ख़ास बनाते हैं। क्लियर? तो इस वजह से हम उन्हीं डोमेन्स की आज हम बात करेंगे जो इसको मखसूस करते हैं, ख़ास बनाते हैं बाकी जो प्लैनेट हैं सोलर सिस्टम के, या इसके अलावा भी जो दुनिया में सियारे और हैं उनसे इसको बिल्कुल ख़ास करते हैं। और जब हम बात करते हैं तो ये वही डोमेन्स आते हैं, वी कॉल देम इन ज्योग्राफी कॉल देम मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। हम इनको क्या बोलते हैं? मेजर डोमेन्स, और यही चैप्टर का नाम भी है। एंड द साइंस ऑफ ज्योग्राफी जनरली रिकॉग्नाइजेस 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ। और आमतौर पर जो ज्योग्राफी है वो 4 डोमेन्स की हम उनमें बात करते हैं। हालांकि इसके अलावा भी डोमेन्स हैं, लेकिन ये 4 जो है इनमें इसको ब्रॉडली कैटेगराइज किया जाता है, जिसे आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि और कौन से डोमेन्स जो है हो सकते हैं। द लिथोस्फीयर इज द फर्स्ट वन, द हाइड्रोस्फीयर, द एटमॉस्फेयर एंड द बायोस्फीयर। ये सारे के सारे स्फीयर, कुर्रे कहते हैं इनको हम उर्दू में, चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हम टर्मिनोलॉजी को पढ़ते हैं उसको एज सच याद रखने की ज़रूरत है। तो हम इसको अब लिथोस्फीयर को अब उसी तरह से, वरना इसको उर्दू में कुर्रा अर्ज़ बोलते हैं, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है एक्चुअल उससे लैंग्वेज से। तो इसी तरह जब हाइड्रोस्फीयर, तो कुर्राब कहते हैं इसको, फिर कुर्रा हवा कहते हैं, और उसके बाद जो है जो बाकी इन जो ज़िंदगी का कुर्रा इसमें आ जाता है। तो ये सारे के सारे इनको हम वैसे ही जैसे इसमें हैं उसी तरह से हम इसको याद रखेंगे। तो लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर है। तो दीज कॉरस्पॉन्ड टू एक्चुअली रॉक्स, दैट्स लिथोस, तो ये रॉक्स कहलाते हैं। देन कम्स हाइड्रोस्फीयर, जिसमें हाइड्रो, तो ये एक्चुअली जो हाइड्रो है, अगर हम ग्रीक उसमें देखेंगे तो इट इज नोन एज, जिसको अगर आप कहेंगे इट इज हाइड्रो, हम इसको इंग्लिशाइज वर्जन में पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप इस हाइड्रो की प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन अगर आप ग्रीक में पढ़ोगे तो इट इज एक्चुअली हुदर। तो हाँ, वी कॉल इट इन कश्मीरी वी कॉल उदुर, एनीथिंग दैट कंटेन्स वाटर, समझ रहे हैं, तो उसको हम उदुर बोलते हैं। तो लैंग्वेजेस का हम बात करते हैं कभी कभार इन चीज़ों के बारे में, इट्स हुदर जब इसकी प्रोनाउंसिएशन पढ़ी जाती है। तो लेकिन जब हम इंग्लिशाइज्ड वर्जन में पढ़ते हैं तो हाइड्रो ही पढ़ा जाता है, दैट्स नॉट रॉन्ग। तो किसी भी तरह से आप ये ना समझे कि किसी को भी पता नहीं है, बस हमें पता है कि हम इसको हुदर पढ़ेंगे, ये हुदर नहीं है। हुदर जब हम उसको एक्चुअल लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो इंग्लिशाइज्ड वर्जन में इसको हाइड्रो ही पढ़ते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर, और उसके बाद एटमॉस्फेयर, और उसके बाद बायोस्फीयर, क्योंकि लैंग्वेज का आपस में काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक होता है। मैंने हुदर इसलिए कहा क्योंकि जब हम अपने इस कश्मीरी कल्चर में देखते हैं तो किसी भी चीज़ को अगर हम पानी से तर कर दें तो हम उसको उदुर बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो इट्स लाइक दैट, तो उस तरह से वाटर एंड देन एयर एंड लाइफ। क्लियर? तो ये 4 डोमेन्स आ गई, यानी इसमें पत्थर आ गए, इसमें पानी आ गया, इसमें हवा आ गया, और उसके बाद जिंदगी आ गई। लेकिन ये पत्थर, पानी और हवा जो है एक्चुअली मौजूद है किस चीज की? जिंदगी की। ये उसके लिए बनी है, तो उसकी वजह से जिंदगी यहां मुमकिन है। और अगर हम देखें तो इसके लिए यहां लाइफ को सस्टेन करने के लिए हमें एक और चीज की बाहर से जरूरत होती है। व्हाट इज दैट? कैन यू गेस दैट? दैट इज सनलाइट। That is why we say it's in the solar system. तो सोलर सिस्टम फिर वापस आ जाता है। हालांकि ये सारे डोमेन्स होने के बावजूद भी अगर हम माइनस करेंगे सनलाइट को तब भी मुमकिन जिंदगी नहीं है। सो द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज लाइफ। ये अकेली वाहिद प्लैनेट है अभी तक नोन प्लैनेट, सो फार सोलर सिस्टम इज कंसर्न्ड, तो यहाँ कंफर्म है, लेकिन पूरी कायनात में अभी तक कंफर्मेशन इतनी है कि यहाँ पर ज़िंदगी है। हालांकि हम कहते हैं मार्स के बाद या बाकी जो हम जो मुख्तलिफ चीज़ें जो अंदाजे लगाए जाते हैं एस्ट्रोनॉमी में वो अलग चीज़ है, लेकिन कंफर्म जो है ज़िंदगी सिर्फ कहाँ पर है?
अर्थ पर है। Living beings can live here because the life sustaining three main components of environment, that is land, water and air. जो मैंने पहले भी कहा, लाइफ सस्टेनिंग यही चीज़ें हैं इस ज़मीन के पास जो अपने पास होने चाहिए। बाहर से आने वाली रोशनी वो अलग बात है, वो सन से आती है क्योंकि हम सोलर फैमिली में हैं। तो ये तीन चीज़ें यहीं पर पाई जाती हैं। दे मीट हियर, दे ओवरलैप हियर एंड इंटरैक्ट हियर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। उसकी वजह से टू क्रिएट अ लाइफ सस्टेनिंग एनवायरनमेंट ऑन द अर्थ, उसकी वजह से वो एनवायरनमेंट बनता है। जब ये आपस में जहाँ पर ये मीट होते हैं, आपस में मिलते हैं, उसके बाद ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उस इंटरेक्शन की वजह से जो चीज़ नई यहाँ पर एक नया एक स्फीयर डेवलप होता है, नया डोमेन बनता है, दैट इज द डोमेन ऑफ लाइफ, जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। सो सिंपली व्हाट इज लिथोस्फीयर? द लिथोस्फीयर इज द सॉलिड रॉकी आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ। जो बाहर जो अभी हमने पढ़ा कि ये एक्चुअली है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये रॉक बेल्ट है, ये रॉक्स है, ये आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ है, इंक्लूडिंग द ब्रिटल अपर पोर्शन। जो ऊपर वाला अपर पोर्शन इसका है द क्रस्ट, द सेंट्रल मोल्टन पार्ट, द मेंटल एंड द इनर सॉलिड स्फीयर, दैट इज द कोर। तो अब यहाँ पर भी स्फीयर्स को हम अलग अलग कर सकते हैं। समझ रहे बात? तो लेकिन हम जनरली जब हम लेते हैं तो लिथोस्फीयर को इसके अंदर ही मानते हैं, सब चीज़ों को, कोर को भी इसी के अंदर, मेंटल को भी इसी के अंदर और क्रस्ट को भी। हालांकि अगर हम लिथोस्फीयर की पर्टिकुलर बात करें तो हम असल में क्रस्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्रस्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक इमेज आपके वहाँ पर जो है आपको दिखेगी। तो असल में आप देख रहे हैं कि कोर जो है वो काफ़ी अंदर है, नीचे है, ये ज़मीन का एक टुकड़ा है। आप समझ लीजिए जिस तरह से हम एक स्फीयर से उसका एक कोना निकाल के हमने उसको निकाला है, इसी तरह एक पीस निकाला है हमने। तो ये इस पीस के अंदर आप देखेंगे सबसे नीचे सॉलिड कोर है और उसके ऊपर जो है मेंटल है और इसके मुख्तलिफ लेयर्स हैं फिर भी, और फिर ऊपर इसके सबसे ऊपर जो है वो हमारा क्रस्ट है। ये 0 से 100 किलोमीटर की इसकी थिकनेस है। बाकी की भी थिकनेस लिखी हुई है, आप इसको अपने हिसाब से पढ़ेंगे। 0 to 100 किलोमीटर की थिकनेस जो है, ये इसका मतलब है ये अनइवन है, यानी कहीं पर ये मोटा है तो कहीं पर पतला है। और इसके साथ साथ आप एक और चीज देखेंगे कि एक हिस्से पर तो पहाड़ हमें दिखाई दे रहे हैं यहां पर राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो वाटर दिखता है। तो ये भी एक फिनोमिनन आगे चलकर हमें पता चलेगा कि 71% जो है एक्चुअली वाटर जो है इसी सरफेस पर, इसी क्रस्ट के ऊपर। तो लिथोस्फीयर जो है वो असल में इसका भी पानी को रखने का भी जरिया है जमीन पर, क्योंकि अगर हम सीधे मेंटल में उसको डाल देंगे तो मेंटल तो लावा है, तो ये तो उबल जाएगा सारा पानी। तो क्रस्ट उसको भी अपने पास प्रिजर्व करता है, तो क्रस्ट उसके नीचे भी है। आगे चलकर वो सारी बातें पता चलेंगी। द क्रस्ट ऑफ द लिथोस्फीयर इज द कूलेस्ट एंड द मोस्ट रिजिड पार्ट ऑफ द अर्थ। और क्रस्ट लिथोस्फीयर का ये कूलेस्ट पार्ट है, ये सबसे सरल है। और वहां से भी अगर हम अब मॉडर्न लैंग्वेज में कूल कहते हैं, यानी सबसे खूबसूरत पार्ट तो यही है। कूल भी है, ठीक है। तो इट्स द कूलेस्ट एंड द मोस्ट रिजिड पार्ट, लेकिन ये खुरदुरा भी है। रिजिड का मतलब है खुरदुरा, ये उबड़ खाबड़ है। इट्स बाउंड्री बाय द एटमॉस्फेयर अबव द अपर मेंटल बिलो, और इट इज बाउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर। ऊपर से इसके एटमॉस्फेयर है ऊपर से, और नीचे से क्या है? मेंटल है, जमीन का मेंटल है। मेंटल के नीचे फिर कोर आता है, ठीक। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिथोस्फीयर्स, जिसकी मैं अभी बात कर रहा। 2 तरह के लिथोस्फीयर है हमारे पास। ओशनिक लिथोस्फीयर विच इज इमर्स्ड इन वाटर, जो पानी के नीचे दबा हुआ है, एंड कंटिनेंटल लिथोस्फीयर, और वो लिथोस्फीयर जो खुश्क है, खुश्क जमीन का हिस्सा। लिथोस्फीयर विच कंटेन्स ऑल द लैंड फॉर्म्स, जमीन की सारी लैंड फॉर्म्स जो है जो हमें दिखाई देती है खुश्क सतह पर। लैंड फॉर्म्स तो पानी के अंदर भी है, लेकिन मैं किसकी खुश्की की बात कर रहा हूं। सारे जो हम पहाड़ देखते हैं ओपन एरिया में, वो सारे इसमें पाए जाते हैं। ओशनिक लिथोस्फीयर इज स्लाइटली डेंजर देन द कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर। ओशन जो है, जो ओशन बेड जो है, उसका जो लिथोस्फीयर है, उसका जो क्रस्ट है, वो थोड़ा डेंजर है। उसमें जो मादा है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड है, यानी वो उसका हुजूम ज़्यादा है, और यही एक वजह है कि वो दबा हुआ है ज़्यादा, समझ रहे हैं। और वहाँ पर गड्ढे बन गए हैं और जिनमें फिर पानी जमा हो गया है।
द हाइएस्ट माउंटेन पीक दैट्स माउंट एवरेस्ट, इसके बारे में हमने पीछे भी बात की है। माउंट एवरेस्ट दैट इज 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। ये इसका सबसे ऊंचा पार्ट है लिथोस्फीयर का। एंड द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 meters is recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean। ये सबसे निचला हिस्सा है। तो इसका मतलब है एक तरफ से हम सतह समंदर से 8,848 जो है मीटर की बुलंदी पर है, और वहाँ ही दूसरे तरफ हम 11,022 मीटर की सतह के नीचे भी हैं। समझ रहे हैं? तो ये इतनी ज़्यादा इसकी जो है रेंज है, इसके अंदर ये पाया जाता है। और इसी लिथोस्फीयर में कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं। हमने कहा कि एक हिस्सा जो है खुश्क है, एक हिस्सा जो है इसका पानी में है। तो जो खुश्क हिस्सा है उसमें कॉन्टिनेंट्स, लिथोस्फीयर के कॉन्टिनेंट्स है। द लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू टू मेन डिवीजन्स, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। एक हिस्से में पानी है तो उसको हम ओशंस में देखते हैं, इमर्स्ड है, और दूसरे हिस्से पर सारे के सारे दुनिया के बड़े आज़म जिनको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स, वो पाए जाते हैं। द लार्ज लैंड masses are known as the continents and the huge water bodies are called the ocean basins। और जिस पर बहुत बड़ी एक खुश्क ज़मीनों का टुकड़े जो हैं इस पर, उनको हम बरे-आज़म कहते हैं। और फिर बहुत बड़े समंदर जिस हिस्से में है तो उनको हम ओशन बेसन्स या हम उनको बर्रे-आज़म कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये लैंग्वेज देखकर आपको हंसी आ रही है, लेकिन मैं साथ साथ बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको उर्दू में पढ़ा रहा हूँ। तो ये सारी की सारी जो अल्फाज हैं ये इस्तेमाल होते हैं अक्सर बेशतर उर्दू में। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स की साथ जो बरे-आज़म बर कहते हैं खुश्की को, किसको? बहर कहते हैं पानी को। समझ रहे हैं? तो खुश्की के जो 7 बड़े हिस्से हैं, दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज, और इनको भी अलग अलग करने के लिए जिम्मेदार पानी ही है। इनके आसपास पानी पाया जाता है। दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ऑन पर्पस मैंने अंटार्कटिका को सफ़ेद रंग में और कलर करके रखा है। यू नो व्हाई? इट्स द ओनली एरिया दैट इज कवर्ड अंडर स्नो, और यहाँ पर कोई भी लोग नहीं रहते हैं। क्लियर? तो बाकी सारी के सारे जो है इनहेबिटेड एरियाज है, यहाँ पर चाहे कम चाहे ज़्यादा, लेकिन लोग यहाँ पर आते जाते हैं। ठीक है? देन कम्स एशिया, नंबर फर्स्ट, इसको हम देखेंगे। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द, हम लैंड एरिया की बात कर रहे हैं। अगर लैंड एरिया की बात करेंगे, जो टोटल लैंड हमारा 29% जमीन का है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा 1/3, यानी उसमें से 10%, उस 30% में से 10% एशिया उस पर पाया जाता है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में यहां आपको दिखेगा, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है, ये यहां आप ग्लोब पर देख रहे हैं। एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, और इसके बीच में तो नहीं है, लेकिन निचले हिस्से से जो इंडिया से गुजरता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री का जो ये लैटिट्यूड है, ये जा रहा है वहां से। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट, और यहाँ पर कोई यूराल के पहाड़ हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये इसको यूरोप से अलग करता है। तो ये यूराल माउंटेन्स या उराल माउंटेन्स उनको कहते हैं। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया, दैट इज यूरोप प्लस एशिया। तो अब अगर इस सारे के सारे मास को यहां पर देखेंगे आप, इसको सिर्फ एक कुदरती बाउंड्री है यहां पर, छोटी सी हल्की सी, चूंकि यूरोप वाले हमारे साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, वरना वो एशिया का हिस्सा है। समझ रहे हैं? तो ज्योग्राफर्स भी असल में ये मानते हैं कि एक बड़ा टुकड़ा है तो इसको यूरेशिया कहना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसको एशिया और यूरोप में अलग अलग देखते हैं। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि दादागिरी किनकी चलती है चलिए, सो देन कम्स यूरोप। तो ये इसके साथ इसी वजह से है, वरना ये एक छोटा सा हिस्सा है, ये एशिया का ही हिस्सा है। आप इसको समझ लीजिए, ये हमारा ईस्टर्न, ये वेस्टर्न एरिया हमारा, और इसको हम इसीलिए वेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्ट ही कहते हैं। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया, बहुत छोटा है ये। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, इसलिए हम इसको वेस्ट कहते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज भी इनको कहते हैं। तो ये हमें ईस्ट कहते हैं, हम इनको वेस्ट कहते हैं। समझ रहे हैं? तो द आर्टिक सर्कल पासिस थ्रू इट, और यहां से आर्टिक सर्कल जाता है, तो इसका मतलब ये सरद एरिया में है। और
कदरे हम गर्म एरिया में हैं, क्योंकि हम हमारे ये जो एशिया के बीच जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। इट इज बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स, और इसके 3 अतराफ में आप देख रहे हैं पानी ही पानी है। क्लियर? उसके बाद आता है अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा जो है, दूसरा बड़ा, दैट इज अफ्रीका। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कंटिनेंट। अब इसके बीचों बीच क्या जाता है? इक्वेटर। तो इसका मतलब गर्म इलाका होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि वो हमने पहले ही पढ़ा है कि इस तरह से इनसे कैसे असर पड़ता है। ए लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा जो है जमीन के एतबार से बड़ा हिस्सा नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ छोटा सा हिस्सा है। इट इज द ओनली कंटिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। ये वाहिद कंटिनेंट दुनिया का है जिसमें से तीनों ये अहम लाइनें, टॉरिड जोन की तीनों लाइनें इसको छूकर निकलती है। समझ रहे हैं? और ये टॉरिड जोन के अंदर बीचों बीच इसका आता है, सेंटर इसका आता है टॉरिड जोन के अंदर, और टॉरिड जोन सबसे गर्म है। और यही वजह है कि हम सहारा डेजर्ट को गर्म मानते हैं। अब बात समझ आई वो जो ज्योग्राफी हमने पढ़ी यहाँ कैसे काम आ रही है। इसीलिए हमने पहले वो चीजें पढ़ी, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पढ़े, और अब, या लॉन्जिट्यूड उनको असल प्रोनाउंसिएशन, तो वो लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड अब आपको काम दे रहे हैं यहां पर आपको समझने में। समझ रहे हैं? ओके, सो द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। और दुनिया का सबसे गर्म तरीन डेजर्ट जो है वो इसी में पाया जाता है। सारे डेजर्ट्स भी है, गोबी डेजर्ट जैसे हैं, तो इनके बारे में आपको कभी चलकर आगे पता चलेगा। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशंस एंड सीज। इसके चारों अतराफ में आप देख रहे हैं ये समंदर है, पानी से ये बंद पड़ा हुआ है। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल फ्लोज थ्रू अफ्रीका। इसमें से दुनिया का सबसे लंबा दरिया, याद रखना, बड़ा मैंने नहीं कहा, मैंने कहा लंबा दरिया इसमें से जा रहा है, और जिसका नाम है नाइल। ये कशीर पे वन रुदनील, क्या वन? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब तीसरे नंबर पर आता है नॉर्थ अमेरिका, ये वाला हिस्सा, ये। तो इट इज लिंक्ड टू द साउथ अमेरिका बाय ए वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। यहां से जब छोटी सी, ये छोटा सा यहां पर रास्ता जा रहा है, छोटा सा हल्का सा टच इनको है, तो यहां से एक खुश्की का रास्ता जो 2 समंदरों के बीच में 2 कंटिनेंट्स को जो खुश्की का रास्ता जाता है, उसको इस्मस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इस्मस। हालांकि आप इस्मस के बीच बीच एक कैनल भी खोली गई जिसको हम पनामा कैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? पनामा कैनल। तो इस्मस ऑफ पनामा के बीच में पनामा कैनल भी है, लेकिन पनामा कैनल जो है वो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को जोड़ती है। लेकिन जो पनामा, जो इस्मस ऑफ पनामा है, वो जोड़ती है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ये बड़ा ही टिपिकल पॉइंट यहां याद रखना, क्योंकि इससे कंफ्यूजन कभी कभार होता है। इस्मस ऑफ पनामा 2 कॉन्टिनेंट्स को जोड़ती है, और कैनल ऑफ पनामा वो 2 समंदरों को आपस में जोड़ती है। क्लियर? ओके। द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीट इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। यानी जब हम जो ज़मीन के हमने वो उसमें लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड में हमने पढ़ा था कि किस तरह हम इसको 4 टुकड़े बड़े हिस्सों में, तो ये नॉर्थ या नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हम इसको कहेंगे। 3 ओशन सराउंड दिस कॉन्टिनेंट। इसके गिर्द 3 ओशन है, ये पैसिफिक है, अटलांटिक है, और उसके जो आर्टिक ओशन है वो भी इसके ऊपर है। ठीक, अब साउथ अमेरिका आता है। अब हम यहाँ चलेंगे। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये ज्यादातर सदर्न हेमिस्फीयर में आप देखते हैं कि यहां से ये इक्वेटर 0 डिग्री जा रहा है, तो ज्यादातर इसका हिस्सा कहां पर है? ये साउथ की तरफ है। 2 ओशंस अटलांटिक एंड पैसिफिक सराउंड इट, और इसके 2 ओशंस है दोनों अतराफ से। और द एंडस, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, runs through its length from north to south। ये आप देख रहे हैं, ये लाल वाली ये लकीर यहां से निकल के, टॉप नॉर्थ से निकल के बिल्कुल साउथ के एंड तक जा रही है। दिस इज एंडस माउंटेन्स। समझ रहे हैं? तो ये एंडस के पहाड़ जो है, इसके सारे के सारे रीजन को जो है ले रहे हैं अपने अंदर। runs through its length from north to south। South America is the world's largest river, the Amazon। अब मैं कहूंगा बड़ा दुनिया का दरिया। वहां मैंने क्या कहा? लंबा। अब बड़ा और लंबे में क्या फर्क?
वॉल्यूम में ज्यादा है, इसमें पानी ज्यादा है। बात समझ आई? तो इसको हम कहेंगे लार्जेस्ट रिवर। अब अगर सवाल होगा विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर, तो जवाब क्या आएगा? अब आएगा लार्जेस्ट रिवर, अमेजन। ऑस्ट्रेलिया उसके बाद आता है, जो अब यहां पर आप देखते हैं ये द्वीप की तरह है, यानी जिसको हम कहते हैं एक आइलैंड की तरह है। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये वाइड कॉन्टिनेंट है जो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, और इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशंस एंड सीज। इसके हर तरफ, चारों तरफ आप इसको समुद्रों में गिरा हुआ देखते हैं। इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट, क्योंकि हर तरफ पानी है तो आइलैंड कॉन्टिनेंट है। समझ रहे हैं? उसके बाद आता है वो जो अनइनहेबिटेड कॉन्टिनेंट है, दैट इज एंटार्क्टिका। और एंटार्क्टिका के बारे में बहुत सारी कहानियां आप, और ज्योग्राफी के बारे में काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में काफ़ी मस्त आइडियाज़ हैं इसके बारे में। कभी आप इनके बारे में आप आपस में बात करते हो, वो मुझे पता है। तो एंटार्क्टिका के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें हैं। एंटार्क्टिका कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। और द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। और साउथ पोल को माना जाता है कि इसके बीचों बीच वो पाया जाता है। As it is located in the south polar region, it is permanently covered under the thick ice sheets. चूंकि ये साउथ पोल में आता है और यहां पर साल साल से बर्फ पड़ी रहती है और आइस शीट इसके ऊपर बने हुए हैं, बिल्कुल कवर्ड है अंडर द स्नो। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स, कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। मैंने कहा कि यहाँ इंसान बसते नहीं है। अलग बात है कि क्या इंसान वहां जाते हैं या आते रहते हैं, वो अलग बात है। एक होता है परमानेंटली बसना किसी जगह पर, आबाद होना। आबाद यहां पर इंसान कभी नहीं हुआ है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स। मेनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। इसमें इंडिया भी पेश है। इंडिया आल्सो हैज, मैत्री है हमारा, दक्षिण गंगोत्री है, रिसर्च स्टेशन यहां पर। समझ रहे हैं? अमेरिका के बहुत सारे हैं, इसी तरह बाकी ममालिक के भी हैं, लेकिन इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया के 2 स्टेशन यहाँ पर हैं जो रिसर्च स्टेशन है। एक का नाम मैत्री है और दूसरा का नाम है दक्षिण गंगा। तो ये दक्षिण गंगोत्री, ना दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगोत्री, तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद आता है हाइड्रोस्फीयर। तो मैंने अभी कहा था हुदुर है, तो ये हुदुर हम पढ़ेंगे हम। हाइड्रो इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन आवर प्लैनेट। हाइड्रोस्फीयर वो है जिसमें हम टोटल पानी की हम उसकी बात करते हैं, उस सब को हम हाइड्रोस्फीयर। क्योंकि मैंने अभी कहा था ये, अब ये टर्म आपको काम आएगी। मैंने आपको बताया था कि इसको हम हुदुर कहते हैं। क्या कहते हैं? हुदुर। तो अब जो जहां कहीं पर भी पानी का नामो निशान पाया जाएगा तो हाइड्रोस्फीयर के अंदर दाखिल हो जाएगा। बात समझ आई? दैट इज वाई। हालांकि इसमें पानी की शक्ल में होना चाहिए या किसी और शक्ल में, वो अलग बात है। अब उसमें पानी है यानी वो उधर है तो हाइड्रो है। क्लियर? ओके। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। हम जानते हैं जमीन को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एंड ओनली 29 इज लैंड। अभी हमने ये बात की थी कि लिथोस्फीयर की, तो 71% जो है लिथोस्फीयर का वो भरा पड़ा है किससे? पानी से। एंड हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स। लेकिन जब हम हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं तो इसका मतलब है सारे के सारे पानी के जितने भी शक्लें हैं वो हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं उसको। इट इंक्लूड्स वाटर दैट इज ऑन द सरफेस, अंडरग्राउंड एंड इन द एयर। जब हम वाटर की बात करते हैं तो वो सारा पानी जो सरफेस के ऊपर है, जो अंडरग्राउंड पानी है जिसको हम वाटर टेबल कहते हैं, या जो हवा में नमी है, ह्यूमिडिटी है, उसको भी हम मानते हैं इसका हिस्सा। इट इज फाउंड इन ऑल द 3 स्टेट्स। पानी की ये खूबसूरती है कि जमीन पर ये तीनों शक्लों में पाया जाता है। ठोस भी है, गैस भी है और लिक्विड रकीक भी है, सयाल जिसको हम कहते हैं उर्दू में। टर्म्स पर आप हंसती हो। लिक्विड का मतलब है रकीक यानी पानी की तरह, तो पानी पानी ही है। ठीक। उसके बाद वेपर यानी भाप, एक होता भाप नहीं भाप है, तो यानी हवा की तरह, और है आइस यानी ठोस शक्ल में, बर्फीली शक्ल में। ऑन अर्थ लिक्विड वाटर एग्जिस्ट्स ऑन द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ओशंस, लेक्स एंड रिवर्स। अब अगर हम लिक्विड की बात करेंगे तो इसमें बड़े बहर आते हैं, समंदर, बड़े समंदर आते हैं, फिर लेक्स आते हैं, झील आते हैं और रिवर्स भी आते हैं। ठीक। इट ऑल्सो एग्जिस्ट्स बिलो द ग्राउंड, और उसके बाद ये जमीन के नीचे भी पाया जाता है एज ग्राउंड वाटर।
और इन वेल्स एंड एक्वाफर्स, उसके अलावा और भी जगहों पर ये पाया जाता है, हम वेल से भी निकालते हैं। इसके अलावा एक्वाडक्ट्स, ये जो एक्वाफर्स में हम देखते हैं इसको। अब अगर आप इसकी देखेंगे इसकी शक्ल को, वेयर इज अर्थ's वाटर, अब अगर मैं आपको कहूं कि 71% जमीन का जो है वाटर के नीचे है या वाटर है, तो हम जब आसपास देखते तो हमें तो इतना दिखता नहीं है, तो कहां है ये? तो यहां पर ये एक लंबा सा बड़ा सा टेबल मैंने आपको दिया है, पूरे आधे पेज पर ये आपके है, तो आप इसको देखेंगे। सबसे पहले जब हम इसको देखेंगे तो फ्रेश वाटर को हम देखते हैं, ये ऊपर टॉप वाला हिस्सा है 2.5%, इसीलिए हमें कम पानी दिखता है, क्योंकि हम फ्रेश वाटर हमेशा दिमाग में रखते हैं। अब नीचे जाइए और आप देखते जाइए कि इसमें सैलाइन वाटर जो है थोड़ा सा वो 0.9% है, और उसके बाद ओशन वाटर आता है सबसे मेजर पोर्शन, दैट इज 96.5%, 96. और फिर हम जब फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो वो कहां पर आता है? तो फिर दूसरी इमेज आपको देखनी पड़ेगी, ये वाली। फिर जब हम इसमें से हम देखेंगे कि जो फ्रेश वाटर सरफेस पर है उसको देखेंगे तो ये वाला हिस्सा, तो हमें कितना दिखाई देता है? बहुत कम। बात समझ आई? तो असल में हमें वो पहली वाली डंडी देखनी है लेफ्ट साइड में जो ग्रीन वाली है। यह असल पानी कहां पर है? समंदरों में। और जब आदमी समंदर को देखने जाता है तो वहां तो लगता है कि लैंड है ही नहीं वहां, वाकई जैसे, क्योंकि हम लैंड पर रह रहे हैं, हमें पानी दिखता नहीं है, क्योंकि जब हम पानी की बात करते हैं तो हमें फ्रेश वाटर दिमाग में आता है। और इसी तरह फिर अगर हम देखेंगे कि जो पहाड़ों पर पानी है, जो जिसको हम कहते हैं जो आइस कैप्स की शक्ल में है, तो वो तो उसकी तो फिर तेज। और फिर अगर आप उन बर्फानी एरियाज में जाते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप कभी अंटार्कटिका की कोई आप वो देखेंगे, डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, तो वहां तो आपको सिर्फ नजर आएगा कि दुनिया में सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। तो ये एनवायरनमेंट के हिसाब से है। तो हमें देखना है कि जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो हमें फिर पता चलता है कि असल बात क्या है। लेट अस सी, कुछ एक मोटे अक्षरों में मैंने कुछ यहां पर लिखा है, द फ्रोजन सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ्स हाइड्रोस्फीयर इज मेड ऑफ आइस। और अब इसका वो हिस्सा जो फ्रोजन पार्ट है वो सबसे अहम हिस्सा है, ये बर्फ की शक्ल में है, जिसको हम आइस को हम यख कहते हैं। तो ये बर्फ की शक्ल में है, और ये कहां पर है? ग्लेशियर्स में है, आइस कैप्स में है और आइसबर्ग्स में है। समझ रहे हैं? तो ये बहुत ज्यादा तादाद में है, बहुत बड़ी तादाद में। इट इज आल्सो नोन एज क्रायोस्फीयर। अब बात समझ आई? मैं वहां कह रहा था आपको कि डोमेन जब हम कहेंगे तो एक डोमेन ये भी है, आइस का डोमेन भी है, लेकिन वो हाइड्रोस्फीयर का डोमेन हम मानते हैं। बात समझ आई? तो ये बात मैंने ऊपर आपको बताई थी। लेट अस सी नाउ, एक अहम चीज जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैंने आपको यहां पढ़ानी है, दैट इज ये वाटर कितना अहम है। यहां पर वाटर का एक साइकिल चलता है। अब हमने देखा ये तीनों शक्लों में है। वाटर साइकिल के बारे में आप आगे भी चलकर आप जानेंगे, लेकिन यहां मैंने जरूरी समझा इसको रखना, हालांकि बुक ने इसको स्किप किया, आई डोंट नो व्हाई। तो वाटर मूव्स थ्रू द हाइड्रोस्फीयर इन ए साइकिल। इस साइकिल में जो है हमारा जो वाटर है ये एक साइकिल में यहां चलता है। तो इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वाटर साइकिल। वाटर वेपर कलेक्ट्स इन क्लाउड्स, देन फॉल्स टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो। पहले ये वेपर की शक्ल इख्तियार करता है सूरज की गर्मी से, और उसके बाद क्लाउड्स बनते हैं, फिर क्लाउड से रेन की शक्ल में या प्रेसिपिटेशन की शक्ल में नीचे आता है, और वहां पर इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकती है, रेन भी हो सकता है, स्नो भी हो सकती है। दिस वाटर कलेक्टेड इन रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस, और फिर यही पानी वापस जमा होता है। तो इस तरह से ये वाटर साइकिल जारी रहता। हल्का सा मैंने इसको यहां पर रखा है। देन इट इवापोरेट्स इनटू द एटमॉस्फेयर टू स्टार्ट द साइकिल ऑल ओवर अगेन। अब यहां पर आपको एक बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब से कायनात में इंसान आया है, या इससे पहले की जब से यहां डायनासोर से पहले का जमाना, जब हम बहुत पुराने जमाने की बात करते हैं, तब से जो वाटर है वो जमीन पर वही वाटर है। ये उन जानवरों ने इस्तेमाल किया है, उन सारे इंसानों ने इस्तेमाल किया जो हमसे पहले आए हैं, और वो सभी यही इस्तेमाल करेंगे जो हमसे बाद में आएंगे। समझ रहे हैं? तो यहां से भी ये पता चलता है कि हमें ज्यादा वो टची नहीं होना चाहिए कि हम अच्छे हैं वो बुरे हैं, ये अच्छे हैं वो। ये वाटर साइकिल का एक अहम एक नुक्ता हमें, जो फितरत हमें समझाती है कि पता नहीं जो हम पानी गिलास में आज पी रहे हैं, एक जमाने में डायनासोर के पेट में था। समझ रहे हैं?
तो इस तरह से जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो एक माइंड ब्रॉड बनता है, तो तब जाके इंसान की अकल जो है अच्छी तरह से काम करती है। वरना एक स्टूपिड आइडिया लेके हम बैठते हैं और उसके बाद फिर बातें करते हैं, समझ रहे हैं। तो ये वाटर साइकिल पढ़ाने का एक मतलब मेरा ये भी था कि आप बड़े नजरिए से दुनिया को देखें। क्लियर? लेट अस गो नाउ अहेड। द 5 मेजर ओशंस। हम लिथोस्फीयर पर ही जा रहे हैं, क्योंकि लिथोस्फीयर ही समझना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और लिथोस्फीयर में 2 असल में स्फीयर पाए जाते हैं। एक है खुश्की का हिस्सा जिसको हम लिथोस्फीयर एक्चुअली कहते हैं, और दूसरा है वो तरी का हिस्सा जिसमें पानी है, जिसमें एक और स्फीयर पाया जाता है, क्योंकि लिथोस्फीयर ही इस दोनों को कंटेन करता है। क्लियर? सो ओशन इज फॉर्म्ड 96.5% ऑफ हाइड्रोस्फीयर। इसमें 96.5% वो ओशंस है, यानी वो सारे का सारा पानी कहां पर है? वो इसी लिथोस्फीयर के ऊपर है। ओशन इज लिथोस्फीयर पर है। The Pacific Ocean covers 33% of the earth and contains about 50.1% of the world's oceanic water. दुनिया का 50% पानी, उससे भी ज्यादा 50.1% पानी जो है वो पैसिफिक ओशन में पाया जाता है, और ये 33% जमीन पर है। पूरी जमीन के अगर हम 3 हिस्से करें, 3 से भी ज्यादा हिस्से, 1 से भी ज्यादा हिस्से पर पैसिफिक ओशन अकेले इतना बड़ा है। इसलिए मैंने कहा जब हम ओशन में जाते हैं वहां लगता है कि लैंड है ही नहीं। ओके, द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। अब तो बताने की भी जरूरत नहीं रही क्योंकि हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। 1/3 से भी ज्यादा जमीन पर यह आबाद है। मैरीना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, इसकी बात हमने पहले भी की, लाइज इन द पैसिफिक ओशन। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। यह आमतौर पर हमें दायरे की शक्ल में लगता है, और इस एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड। इसके गिर्द जो है बड़े बड़े दुनिया के बड़े अजम बड़े बड़े छोटे टुकड़े नजर आते हैं। एशिया का टुकड़ा, ऑस्ट्रेलिया का, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के छोटे छोटे टुकड़े नजर आते हैं खुश्की के इसके गिर्द, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। उसके बाद आता है अटलांटिक ओशन। द अटलांटिक ओशन कवर्स 17% ऑफ द लैंड, यानी तकरीबन आधा। ये किसका है? आधे से भी ज्यादा किसका? पैसिफिक ओशन का, उसका छोटा भाई है। द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, इट इज एस शेपर्ड। लेकिन ये आप यहां देखेंगे, ये एस शेपर्ड है, समझ रहे हैं? तो ये एस शेपर्ड है। इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। ये नॉर्थ साउथ अमेरिका के बिल्कुल बीचों बीच है, इसके अंदर पाया जाता है। ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। और इसके ईस्ट में जो है अगर आप देखेंगे अफ्रीका और यूरोप आता है। It is highly indented coastline provides ideal location for natural harbors and ports. चूंकि इसकी कोस्टलाइन यहां पर भी आप देखेंगे, ईस्ट पर भी और वेस्ट पर भी इंडेंटेड है, यानी खुरदुरी है। तो यहाँ बहुत सारे समंदरी वो एक फिनोमेना बनता है जहाँ पर हम जहाज़ों को ठहरा सकते हैं, हार्बर्स बना सकते हैं, बंदरगाहें बना सकते हैं, और हम बहुत सारे जो मैरीन से रिलेटेड यानी जो समंदर से रिलेटेड काम है वो किए जा सकते हैं इंडेंटेड कोस्ट लाइन पर। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन। और जहाँ तक आप देखेंगे ये दो दुनिया के बड़े टुकड़ों के बीच का जरिया है। इस वजह से यहां से सबसे ज्यादा ट्रेड होती है। लोग यहां से बेअक्ल होके नहीं जाएंगे, वो सीधे यहां से जाएंगे। तो अफ्रीका से लोग आएंगे वो सीधे जाएंगे या यहां से आएंगे? तो इस वजह से अटलांटिक ओशन बिजिएस्ट रूट है दुनिया का। ये समुद्रों के एतबार से इसमें सबसे ज्यादा कार्गो यहां से ही जाती है, क्योंकि ये दो बड़े टुकड़ों को, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को, ये यूरोप और अफ्रीका से डायरेक्ट ये इसको जोड़ता है, समझ रहे हैं? तो ये बीचों बीच यहां से रास्ता जाता है। और दैट इज वाई कि जब हम पुराने ज़माने की बात करते हैं तो अमेरिगो वेस्पुची या इसके अलावा जो कोलंबस वगैरह है उनकी कहानियां किस तरह से अमेरिका के साथ रिलेटेड है वो भी हम जानेंगे कभी। द इंडियन ओशन कवर्स 14% ऑफ द अर्थ, और उसके बाद आता है 14% का इंडियन ओशन। मैंने ये परसेंटेज इसलिए लिखी ताकि आपको अंदाजा हो सके कि पानी कितना है जमीन पर। द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, लेकिन मुमताज हैसियत जो है इंडिया की जो है, हिंदुस्तान की जो है, वो ये है कि अकेला दुनिया का वाहिद मुल्क जिसके नाम पर बड़े समंदर का नाम है, दैट इज इंडियन ओशन। बहरे हिंद इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दैट इज इंडिया। द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, और इसकी जो है वो तिकोनी शक्ल है ऑलमोस्ट। जब हम तिकोनी शक्ल कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि
हम रफली इसका एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि ये इंडेंट्स जो आपको यहाँ दिखाई देते हैं बड़े पैमाने पर फिर ये नज़र नहीं आते हैं, तो इस एतबार से हम इसकी बात करते हैं। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंडेड बाय एशिया, इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया। तो इसके तीन, चूंकि हमने ट्रायंगुलर इसको कहा, तो तीन जो इसके हमसाए हैं, एक तरफ एशिया है, दूसरी तरफ वेस्ट में अफ्रीका है, और उसके बाद ईस्ट में इसके ऑस्ट्रेलिया आता है। उसके बाद सदर्न ओशन, आल्सो नोन एज एंटार्क्टिक ओशन। क्या कहते हैं इसको? इसको हम बहरे मुंजम जुनूबी कहते थे जब हम पढ़ते थे ज्योग्राफी को, तो इसको याद रखना मुश्किल है, या एंटार्क्टिक ओशन को याद रखना मुश्किल है। सो इट कवर्स ऑलमोस्ट अराउंड, मैंने लिखा है चूंकि ये एग्जैक्ट नहीं है, ये 20,000 के आसपास जो ये इसकी वो है, और इस जो आर्टिक ओशन है उसके मुकाबले में वो 14,000 के आसपास है। तो 3.5% ऑफ द अर्थ इज this Antarctic Ocean. The Southern Ocean encircles the continent of Antarctica. ये एंटार्क्टिका के गिर्द जो है एरिया, उसी को हम Southern Ocean कहते हैं, Antarctic Ocean कहते हैं। Extends northwards to 60 degree south latitude. जो साउथ लैटिट्यूड 60 डिग्री के ऑनवर्ड्स जो आता है, उसी एरिया को हम इसका हिस्सा मानते हैं, क्योंकि असल में ये सारे मिले हुए हैं, सभी समंदर ये आपस में मिले हुए हैं। उसके बाद आता है आर्कटिक ओशन, covers around 2.5% of the earth. It is located within the Arctic Circle. ये आर्कटिक सर्कल के अंदर है, जो 66.1/2 डिग्री नॉर्थ, तो उसके अंदर ही आता है, एंड सराउंड इज द नॉर्थ पोल, फिर नॉर्थ पोल के एरिया को कवर करता है। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर्स नोन एज बेयरिंग स्ट्रेट। इसका जो है वो इसके साथ मिलता है, यानी जो आर्कटिक ओशन जो हमारा जो है, ये किसके साथ मिलता है? ये हमारे पैसिफिक ओशन से मिलता है एक खास जरिए से। यहां से अगर हम देखेंगे तो इट इज कॉल्ड बेयरिंग स्ट्रेट। तो तीन चीजें आज आपने पढ़ी, एक कैनल, हालांकि वो तो मैंने जबानी से बताया आपको, कैनल किसको, जब हम मसनूई तौर पर जब हम दो समंदरों को जोड़ते हैं, दो समंदरों को जब हम जोड़ते हैं मसनूई तरीके से खुद बनाएंगे तो कैनल कहलाएगी, लेकिन अगर कुदरती वही होगा तो उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। बात समझ आई? एक होता है कुदरती जो हम जरिया होता है मिलने का, लैंड का रास्ता होता है, तो इसको इस्मस कहते हैं, लेकिन अगर हम खुद डेवलप करें खुशकी का कोई रास्ता तो उसको हम ब्रिज कहते हैं। बात समझ आई? तो ये फर्क होता है इसमें। इट इज बाउंडेड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, और नॉर्दर्न कोस्ट इसमें नॉर्थ अमेरिका, यहां पर आप देख रहे हैं ये नॉर्थ अमेरिका एरिया पाया जाता है, और यूरेशिया का इलाका यानी ये वाला पार्ट, एशिया और यूरोप का ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये इसको नॉर्दर्न बाउंड्री इसकी है। समझ रहे हैं? द ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग, ये आप याद रखना, ये समंदरों का पानी एक जगह नहीं है बल्कि ये हमेशा चलता रहता है। द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ द ओशन वाटर्स आर द वेव्स, इसमें वेव्स होती है, बड़े बड़ी लहरें उठती है, और टाइड्स जिनको हम पानी का उतार और चढ़ाव कहते हैं, उतार और चढ़ाव ये चांद की वजह से होता है टाइड्स, और ओशन करंट्स वो टेम्परेचर की वजह से होता है। वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स, इनको आगे चलकर आपको पढ़ना पड़ेगा, तो याद रखना ये तीन चीजें, ये तीन तरीके की मूवमेंट्स होती है किनकी? समंदरों के पानी की। उसके बाद आता है अब एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज द होल मास ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। एटमॉस्फेयर हम उस कुर्रे को कहते हैं, उस हिस्से को कहते हैं जिसमें सारे का सारा हवा जो जमीन के ऊपर पाया जाता है। अर्थ's एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन एंड 0.1% अदर गैसेस। इसको आप हमेशा याद रखना, मैंने मोटे अक्षरों में इसीलिए लिखा है ताकि आप इसको याद रखिए। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.9% आर्गन है, 0.1% बाकी सारे गैसेस हैं। Trace of amounts of carbon dioxide, methane, water vapor and neon or some other gases that make up the remaining 0.1%। और उसके बाद जो बाकी चीज़ें जो बचती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन आता है, वाटर वेपर आता है, नियॉन आता है, ये सारे गैसेस 0.1%, ये सारे गैसेस 0.1%। This thin blanket of air is an integral and important aspect of the planet। ये सबसे अहम है इस एतबार से क्योंकि हम अभी लाइफ की बात करने जा रहे हैं।
It provides us with the air we breathe and protect us from the harmful effects of the sun rays. ये इस तरह से काम करता है, एक तो हमें जिंदगी देता है कि हम इसका इस्तेमाल करते हैं, दूसरा ये हमें कवर इस तरह से करता है कि आसमान से आने वाली खतरनाक शुआएं जो होती है सूरज की, जिनको हम अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं, या और भी हार्मफुल रेज आती है, उससे भी हमें बचाती है। इसके अलावा जो मीटर शावर्स होते हैं, शहाब साकिब होते हैं, टूटते हुए सितारे आते हैं हमारे यहाँ जमीन के ऊपर, उनको भी ये रोकते हैं, उनको आग लगा देती है ये स्फीयर। समझ रहे हैं मेरी बात? और अब ये कितना इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हमारे लिए करता है। द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट। जितना ऊपर जाएंगे इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। नीचे डेंस हवा होती है, बहुत ज्यादा हवा होती है, लेकिन ऊपर थोड़ी कम होती है। इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेस रैपिडली एज वी गो अप। हम चूंकि थोड़ी सी बुलंदी पर है तो यहाँ की हवा, और जब हम देखेंगे इक्वेटर पर जो हवा है, खासकर इक्वेटर चूंकि समंदर से जाता है, तो समंदर पर बहुत ज़्यादा डेंस पानी ये होती है, हवा की मिकदार बहुत ज़्यादा डेंस होती है। The climbers experience problems in breathing due to this decrease in the density of air. यही वजह है कि जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग होते हैं, वो परेशान होते हैं इस चीज़ से, क्योंकि जितना हम ऊपर जाते हैं उतना कमी होती है हवा की, तो इस वजह से वो अपने साथ गैस के सिलेंडर्स भी ले लेते हैं। दे कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई आल्टीट्यूड्स। और अब यहाँ पर एक और टर्म आपने पढ़ी, आल्टीट्यूड। एक होता है लॉन्जिट्यूड, एक होता है लैटिट्यूड, एक होता है आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड का मतलब होता है सतह समंदर से बुलंदी। कोई चीज पानी की जो असल तह है जमीन पर, उससे कितनी ऊंची है वो, दैट इज कॉल्ड आल्टीट्यूड। इसको हम उर्दू में बोलते ही है सतह समंदर से बुलंदी। क्या बोलते हैं? लेकिन अंग्रेजों ने इसके लिए एक लफ्ज चुना है, आल्टीट्यूड। द टेम्परेचर आल्सो डिक्रीजेस एज वी गो अपवर्ड्स। इसी के साथ साथ टेम्परेचर भी कम हो जाती है। यानी जितना हम हिल स्टेशन की तरफ जाते हैं तो वहाँ गर्मी कम होती है। समझ रहे हैं? द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन यहाँ पर वो हो गया है, मिस हो गया है, इसकी बाद में करेंगे। तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एक्चुअली उस पर एक्सर्ट करता है ये अपनी प्रेशर को। तो दिस वैरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जो जमीन के ऊपर जो इसका दबाव पड़ता है, जिसको हम प्रेशर का एयर प्रेशर कहते हैं, ये भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर। कहीं पर तो ज्यादा प्रेशर और कहीं पर कम प्रेशर पड़ता है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और उसकी वजह से जो हम हवा को चलता हुआ देखते हैं या महसूस करते हैं, वो उसी हाई प्रेशर लो प्रेशर की वजह से होता है। मूविंग एयर इज नोन एज विंड। और जब हवा तेज चलती है तो उसको हम फिर विंड कहते हैं, आंधी कहते हैं। Water in the form of gas or vapor is mostly visible as clouds and fog in the atmosphere. अब चूंकि हमने पहले बात की पानी का एक हिस्सा इसमें भी है, इस एटमॉस्फेयर में भी है, तो वो गैस वो शक्ल में है और हमें उस वक्त वो दिखाई देता है जब वो फॉग की शक्ल में। आज तो सुबह कभी कभार होती है धुंध, जिसको हम कहते हैं, तो धुंध होती है, या फिर क्लाउड्स हमें दिखाई देते हैं, तो उनमें वो दिखाई देता है। अब इसके मुख्तलिफ स्फीयर्स आप देखेंगे, ये है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्राटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। मैंने दो आपको यहाँ पर जो है इसकी वो दी है। अर्थ से रिलेटेड एक गोल भी है और एक जो है बिल्कुल एक और इमेज भी है जिसको आप देख रहे हैं। इसमें सारे के सारे एटमॉस्फेयर के अलग अलग जो है जोन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी आपको याद रखने हैं, ये सारे के सारे जो है एटमॉस्फेयर के अलग अलग तह हैं, अलग अलग हिस्से हैं, और इसमें मुख्तलिफ चीजें आपको दिखाई देंगी। अगर आप पहले हिस्से में देखोगे, ट्रोपोस्फीयर के नीचे आपको बलून नजर आता है और उसके ऊपर आपको जहाज नजर आता है। फिर स्ट्राटोस्फीयर के उसमें आपको मीटर शावर नजर आते हैं। फिर मेसोस्फीयर में आपको जेट जहाज नजर आते हैं, रॉकेट्स नजर आते हैं। फिर थर्मोस्फीयर के ऊपर आपको जो है वो सैटेलाइट्स वगैरह नजर आते हैं। तो ये अलग अलग काम करते हैं हमारे लिए। मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ इस इमेज के जरिए से आप इसको सीखें, बाकी इसको ज़्यादा मतलब यहाँ सिलेबस के एतबार से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रखना ये किस काम आता है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्फीयर, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर।
थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है, हम कोशिश करेंगे इसको खत्म करने की। द डोमेन ऑफ लाइफ, द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। अब जहां पर ये तीनों मिल जाते हैं वहां पर चौथा वजूद में आता है, यानी जहां कांटेक्ट करता है लैंड, वाटर और एयर के साथ, तो वहां क्या होता है, वहां पर लाइफ आती है। इट इज दिस जोन दैट लाइफ एग्जिस्ट, दिस इज यूनिक टू दिस प्लैनेट। और यही वो एरिया है जहां पर असल में क्या है, लाइफ है, जिंदगी है। और ये वाहिद ऐसा प्लैनेट है जहां पर ये पाई जाती है। देयर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स। और फिर यहाँ मुख्तलिफ किस्म की लाइफ फार्म्स हमें नज़र आती है। छोटे बैक्टीरिया जो हमें नज़र नहीं आता है, वहाँ से लेके बड़े मैमल्स, मैमथ टाइप मैमल्स, यानी जिनमें वेल है, ब्लू वेल है, समझ रहे हैं, वो पाए जाते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर एक चीज जो है दूसरी का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ आगे बढ़ा रहा है, समझ रहे हैं। तो इंटरलिंक्ड है, इसको हम फूड चेन भी कहते हैं या इकोसिस्टम कहते हैं। द ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। अगर हम इनको दो हिस्सों में तकसीम करेंगे तो बड़े दो हिस्सों में इनको तकसीम करके हम इनको प्लांट्स और एनिमल्स कहते हैं। The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other. कोई ना कोई जरिया जरूर होता है कि सारे के सारे डोमेन्स जो है हमने अभी अर्थ के पढ़े, वो एक दूसरे पर असर करते हैं, असरअंदाज होते हैं, और जिसके वजह से जमीन मुतासिर होके अजीब अजीब चीजें बरामद करती है। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट्स फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर में लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। मिसाल के तौर पर, अब अगर हम इसमें डिस्टर्बेंस शुरू करेंगे, एक हिस्से में ज्यादा कोई परेशानी करेंगे तो दूसरे हिस्से पर भी असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर, हम पेड़ काट रहे हैं, तो पेड़ काटने से क्या होता है, इरोजन हो जाती है, समझ रहे हैं। इरोजन से क्या होता है, जो लैंड फार्म है वो चेंज हो जाते हैं। उससे क्या होता है, जहां पर पानी था वहां पर अब खुश्की हो गई, जहां खुश्की है वहां पानी हो गया, समझ रहे हैं। तो ये बड़ा ही एक अजीब गरीब फिनोमिनन है। इस वजह से हम हमेशा बात करते हैं, खास टर्म हम यूज करते हैं जिसको हम इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, हमें इसको बरकरार रखने की जरूरत है। ये एक मीजान इसमें है, उस मीजान को हमें तहस नहस करने की जरूरत नहीं है। हमें अपना काम निकालना चाहिए, ना कि हम इसको डिस्टर्ब करें, समझ रहे हैं। सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, इसी तरह कुदरती आफतें भी आती हैं, उनके जरिए से भी देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड, कहीं पर जमीन धंस जाती है या पानी के अंदर चली जाती है, एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। सुनामी जो आई थी यहाँ पर तो 2000 के आसपास, अभी मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, तो उससे पानी के अंदर बहुत सारा एरिया आ गया था। पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर, बहुत सारे हिस्से जो है अंडमान निकोबार का वो पानी के अंदर चला गया। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक द वाटर अनसूटेबल फॉर ह्यूमन यूज। और इसी तरह जब हम जो भी फुजला निकलता है वो जब हम पानी में डालते हैं तो उससे पानी जो है हमारे लिए फिर हार्मफुल हो जाता है, वो तो जहरीला बन जाता है, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इट ऑल्सो डैमेजेस अदर लाइफ फॉर्म्स, वहाँ मछलियाँ, वहाँ जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होती है इससे, पानी की सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है इससे। एमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पोल्यूट द एयर। और इसी तरह जो इंसानों ने मुख्तलिफ कारनामे किए हैं अपने हिसाब से, तो उनसे तो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में वो धुआं निकलता है, जहरीले पदार्थ निकलते हैं, और उनसे क्या हालत हो रही है ज़मीन की वो हम समझ रहे हैं, वो हम देख रहे हैं। प्लास्टिक तो हर जगह है, अब तो आंखों से भी प्लास्टिक निकलना शुरू हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ फायर। ये सबसे अहम है, हमने अभी पढ़ा 0.1% के आधा उसमें आता है। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। लेकिन जब CO2 ज्यादा हो जाएगा, जो उसकी अपनी बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर तो दुनिया ग्लोबल वार्मिंग में चला जाएगा, यहां तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी। दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। There is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, the atmosphere and the hydrosphere. इस वजह से हमें तीनों स्फीयर्स को, अगर हमें लाइफ के इस स्फीयर को जो यूनिक बनाती है हमारी अर्थ को, तो हमें उन तीन स्फीयर्स का क्या करना है, हमें उनका ख्याल करना है। हमें उनको उसी तरह से रखना, छेड़ना नहीं है। जितना छेड़ोगे तो उतना परेशानी होगी, समझ रहे हैं। तो ये है इसका इंटरेक्शन का एक वो
छोटा सा वो दिया हुआ है, तो किस तरह से ये सारे एक दूसरे के साथ जो है कांटेक्ट करके वहाँ से पानी बरसता है, फिर ज़मीन लहलाती है, फिर से वो साइकिल शुरू होता है। तो ये तीनों स्फीयर्स का आपस में क्या है, इंटरेक्शन है। लेट अस गो टू द एक्सरसाइज वेरी क्विकली। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। मुझे नहीं लगता है कि अब इस सवाल का मुझे जवाब देना चाहिए, आपको देना चाहिए। क्लियर। तो ये जो है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ जो है, इसको अब आप पढ़ेंगी। कौन कौन से डोमेन्स हमारे हैं? शाबाश। अब अगर आपको ये इस तरह से याद नहीं है तो इसका सीधा सा आसान सा जवाब है, आप लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ये मैं बार बार बोलता हूं, तो ये हो गया। नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया आर द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ। और उसके बाद नेम द 2 कॉन्टिनेंट्स दैट लाई एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। वो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका आता है, ए से आते हैं दोनों, ठीक है। आर द 2 कॉन्टिनेंट्स लोकेटेड कंप्लीटली विद इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। अभी वो मैंने आपको सरसरी तौर पर वहां पर दिखाया था, उसकी एक फिगर इमेज मैंने बना के दे दी थी। तो द मेजर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं। ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है, और उसके बाद है एक्सोस्फीयर। व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट? इसका तो आंसर हमने दे दिया। अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर विच मेक्स अर्थ अपीयर ब्लू फ्रॉम द स्पेस। तो ये जो स्पेस से जब हम इसको देखते हैं तो ये नीलगु दिखती है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं ब्लू प्लैनेट। Why is the northern hemisphere called the land hemisphere? क्योंकि नॉर्थ में ही सबसे ज्यादा है, समझ रहे हैं। The northern hemisphere is called the land hemisphere because the majority of the continents lie in the northern hemisphere. ज्यादा कॉन्टिनेंट्स इसी में पाए जाते हैं। Which contains greater part of the land masses of the earth. और उन्हीं में सबसे ज्यादा लैंड भी है, इस वजह से इसको लैंड पार्ट कहते हैं। Why is the biosphere important for living organism? अभी हम इसको पढ़ रहे थे। The biosphere is important because it provides all living beings या living things the necessary environmental conditions. जो भी हमें माहौल के एतबार से जो माहौल होना चाहिए हमारा, जो भी लाइफ जिनको हम जो लिविंग है, जिनको हम कहेंगे, जिनके अंदर लाइफ पाई जाती है, उनके लिए जो कंडीशंस हैं सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए, वो हमें प्रोवाइड करता है ये। तो एज सच ये सूटेबल क्लाइमेट फराहम करता है, वाटर फराहम करता है, सॉइल फराहम करता है, एयर फराहम करता है, और उसी की वजह से यहां पर लाइफ पॉसिबल है। समझ रहे हैं। उसके बाद आता है टिक क्रॉस। द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया। तो अभी हमने पढ़ा दैट इज यूराल्स, तो ये यूराल माउंटेन है, तीसरा सही जवाब है। एंड इस्थमस, इसका जवाब है, किसका जवाब है ये? द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका, ये इस्थमस के जरिए से, यानी ये खुश्की का रास्ता जो है आपस में ये इसके साथ जुड़े हुए हैं। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय परसेंट इज नाइट्रोजन, 78% है, अभी हमने पढ़ा। उसके बाद डी पार्ट है द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ सॉलिड रॉक्स, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। और उसके बाद आता है विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये अफ्रीका है। चलिए गलत हुआ है, मुझे पता नहीं, मैं कभी लिखता हूं इधर उधर। तो एशिया है, तो एशिया लिख दीजिए। ओके, तो इसको हम करेक्ट करेंगे बाद में। तो फिल इन द ब्लैंक्स है। द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज मैरिना ट्रंच इन द पैसिफिक ओशन। The Indian Ocean is named after a country, ये हमें पता है। The biosphere is a narrow contact zone of land, water and air that supports life. उसके बाद आता है D part, the continents of Europe and Asia together are known as Eurasia. और the highest mountain peak on the earth is Mount Everest. Thanks a lot. थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा।